नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की डिनर कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी गजेंद्र रावत जी ने लिखी है। गजेंद्र रावत जी ने इस कहानी में महिलाओं की एक खास समस्या को उजागर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि आज़ादी के पूर्व हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी, जिसमें से सती प्रथा, बाल विवाह और औरतों की निरक्षरता भी एक मुख्य समस्या थी। लेकिन समय बदला। समय बदलने के साथ ही साथ हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया, जिसमें से लगभग ये सारी बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं। आज औरतें पुरुषों से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। घर के साथ साथ वो बाहर कार्यालय, दफ्तर की भी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। लेकिन इस स्थिति में ये जो औरतें होती हैं वो तमाम प्रकार के मानसिक यातना से भी गुजरती हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देता है। इसी कहानी को गजेंद्र रावत जी ने दिखाने का प्रयास किया है। गजेंद्र रावत जी कहते हैं कि जब एक औरत अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर दफ्तर की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने पति का सहयोग करती है, घर चलाने में अपने पति का सहयोग करती है, तब उसके पति का भी यह कर्तव्य होता है कि वह घर के कार्यों में हाथ बटाकर अपनी पत्नी की सहायता कर सके। तो आइए दोस्तों, इस कहानी का सारांश पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कहानी के मुख्य पात्र देखते हैं। कहानी के मुख्य पात्र में उर्मी है, अनुराग उर्मी के पति और ऑटो वाला। कहानी की भूमिका अगस्त महीने की बरसात से ली गई है। अगस्त की शुरुआत थी। बारिश की तेज बौछारें होकर फटी थी, लेकिन अब वातावरण में किसी तरह की कोई सरसराहट नहीं बची थी। एकदम ठहरी हवा सीली और चिपचिपी हो गई थी। आसमान में काले दुधिया बादलों में खामोश घमासान मचा हुआ था, मानो किसी चिकने फर्श पर फिसल रहे हों। लेकिन सड़क पर वाहनों की धक्का पेल से उठती बेस्वरी ध्वनि ने वहाँ बिखरी कुदरत की नायाब चुप्पी को जबरन दबा दिया था। यहाँ पर लेखक इस गद्यांश के माध्यम से बरसात के उस दृश्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ बरसात के बाद कुदरत एकदम शांत हो जाती है और हवा सीली सीली हो जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ शोर है, घमासान शोर है। और वह शोर किसका है? वाहनों का है। जब ट्रैफिक जाम हो जाता है उस समय का दृश्य सोचिए दोस्तों। उस समय किस तरह से ट्रैफिक में इतना शोर मचा होता है कि वाहनों की आवाज़ से सिर में दर्द होने लगता है। आगे देखते हैं। ऐसे ही परिस्थिति में उर्मी, जो इस कहानी की मुख्य नायिका है, अपने दोनों हाथों में सामान लिए किसी ऑटो के मिलने की राह देख रही थी। समय बीतता जा रहा था, पर कोई ऑटो रुकने को तैयार न था। जो रुकता वह भी रोहिणी जाने के नाम से बितक जाता था। वह बहुतों से पूछ चुकी थी, पर ऑटो वाले स्प्रिंगदार खिलौनों की तरह नामे सिर हिला देते थे। वह बुरी तरह थक चुकी थी। उसके पैरों में रंच मात्र भी चलने की ताकत नहीं बची थी। धीरे धीरे वह अपने पैरों को घसीटते हुए सड़क पार कर पैदल चलने लगी। पैरों को घसीटते हुए वह पंचकुइया के व्यस्त चौराहे पर आ गई। अब उससे और नहीं चला जाता। बस वो फुटपाथ से लगी रेलिंग से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। और ऐसी ही परिस्थिति में जहाँ बुरी तरह से सड़क पर ट्रैफिक लगा हुआ है, वाहनों की धक्का पेल मची हुई है, ऐसी ही स्थिति में उर्मी, जो कहानी की मुख्य पात्रा है, वह ऑटो लेने के लिए यहाँ वहाँ भटक रही है, लेकिन उसे ऑटो नहीं मिल रहा है। वह बुरी तरह से थक चुकी है। उसके दोनों हाथों में सामान भरा हुआ है और उससे चलने की जरा भी हिम्मत नहीं है। जब वह देखती है कि उसे ऑटो नहीं मिल रहा है, तो फुटपाथ से लगकर एक रेलिंग से पीठ टिकाकर खड़ी हो जाती है। और ये दृश्य बता रहा है कि वह कितनी बुरी तरह से थक चुकी है। वह बार बार ऑटो वालों से पूछती, लेकिन
कोई भी रोहिणी जाने के लिए तैयार नहीं था। अब हार कर वह एक जगह पर शांत खड़ी हो जाती है। अब चारों तरफ अंधेरा घेर चुका था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, जिनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे जमा हो रहे थे। उर्मी ने फिर से हिम्मत की और पीछे के ऑटो की तरफ जल्दी। पूछने पर यह ऑटो वाला रोहिणी चलने के लिए तैयार हो गया। ऑटो वाला देखने में अच्छा खासा लंबा था। कमर स्थायी रूप से झुक चुकी थी। सिर के बाल सन के समान सफ़ेद हो चुके थे, जो बिखरे हुए थे। उर्मी अब पीछे की सीट तीनों बैग सीट पर रखकर बैठ चुकी थी। हाथ में मोबाइल और छोटा पर्स लिए थे। बूढ़े ने उर्मी से पूछा कौन से सेक्टर जाना है, और ऑटो ने गति पकड़ी। बातों बातों में उर्मी ने बूढ़े को बताया कि वह अखबार में खबरें लाने का काम करती है। यहाँ पहले गद्यांश में लेखक ने बरसात के उस दृश्य को दिखाया है जब सड़कों के दोनों किनारे बिजली के खंभों पर बरसाती पतंगे जमा हो जाते हैं और यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। अब दूसरे गद्यांश में लेखक ने उस ऑटो वाले के बारे में बताया है जो बूढ़ा हो चुका है। देखने में अच्छा खासा लंबा है, लेकिन उसकी कमर जो है झुक चुकी थी और सिर के बाल सन के समान सफ़ेद हो चुके थे और वो बिखरे हुए थे। उर्मी ने बूढ़े ऑटो वाले से रोहिणी जाने की बात की और ऑटो वाला जल्दी से तैयार हो गया और रोहिणी जा कर के ऑटो में बैठ गई। कुछ देर आगे बढ़ती है कि तभी एक आवाज़ के साथ ऑटो बंद पड़ गया। ऑटो बंद पड़ते ही उर्मी पसीने से तर हो गई। वह अपना सामान ऑटो की सीट पर ही छोड़ के ऑटो वाले के पास आकर खड़ी हो गई और पूछा ठीक तो हो जाएगी ना। ऑटो वाले ने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं, 40 साल से ऑटो चला रहा हूँ, पुर्जे पुर्जे से वाकिफ़ हूँ। बातों बातों में उर्मी को पता चला कि उसके बच्चे भी हैं। तभी उर्मी का मोबाइल बजा और वह उर्मी फुटपाथ पर चढ़कर बात करने लगी। उसने फ़ोन पर बताया कि ऑटो ख़राब हो गया है, कुछ समय में बन जाएगा। कुछ ही देर में ऑटो स्टार्ट हो गया। उर्मी उछलकर सीट पर जा बैठी। इस गद्यांश में बताया गया है कि जब आपको घर जाने की जल्दी हो और बड़ी मुश्किल से आपको एक ऑटो मिले और वह भी रास्ते में ख़राब हो जाए, तो उस समय आपकी मनोस्थिति किस प्रकार की होगी। ऑटो वाले ने उर्मी को बताया कि उसके 2 बेटे हैं, अब उसके साथ नहीं रहते। घरवाले को मरे 4 साल हो गए। तुम्हारी तरह ही एक बेटी है जो कुछ दिनों के बाद आकर हाल चाल ले लेती है। वह भी काम करती है, उसके पति के पास कोई काम नहीं है। तभी खड़खड़ के साथ ऑटो फिर बंद पड़ गया। बूढ़े ने देखा तो ऑटो पंचर हो गया था। उसने उर्मी को बताया कि 10 मिनट में ऑटो बन जाएगा। बूढ़े ने प्लग, पाना, स्टेपनी निकाल ली, फिर बैठकर जैक लगाने लगा। अब उर्मी परेशान हो रही थी। वह ऑटो से उतरकर फुटपाथ पर चढ़ गई। उसके मन में तमाम प्रकार की बातें चल रही थी। वह सोच रही थी ये गुस्सा कर रहे होंगे, बच्चे तो मेरे ही जिम्मे मान कर चलते हैं। तभी एक बार फिर मोबाइल की रिंग बजी। मोबाइल की दूसरी तरफ उर्मी के पति थे। जैसे ही ऑटो स्टार्ट होता है, उर्मी और ऑटो वाले की बात होने लगती है। ऑटो वाला उसे बताता है कि उसकी घरवाली अब नहीं है, उसके दोनों बच्चे उसे छोड़कर कहीं और अलग रहते हैं और उसकी बेटी है जो कभी कभार आकर उसका हालचाल ले लेती है। उनकी बातें चल ही रही होती है कि अचानक एक बार ऑटो फिर बंद पड़ जाता है और ऑटो वाला उतरकर ऑटो देखता है तो बताता है कि अब की बार ऑटो जो है पंक्चर हो चुका, उसे बनने में 10 मिनट और लगेंगे। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कभी कभी
हमारा कार्यालय से घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके के लिए भी हमें तमाम संघर्ष करने पड़ते हैं। तभी उर्मी के मोबाइल पर उसके पति का फ़ोन आता है, जो उर्मी को बोल रहे थे, ऐसे खटारे में बैठी ही क्यों? उर्मी ने वास्तविकता का ज्ञान कराते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से उसे यह ऑटो मिला। उसके पति ने उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे लिए तो एक अच्छा मौका है, बूढ़े का साक्षात्कार ले रही होगी। वृद्धों के एकांकी जीवन पर लेख जो लिखना है। उर्मी अपने पति को वास्तविकता समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बुदबुदाकर शांत हो जाती है कि हमेशा झिड़कते रहते हैं, न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। मैं कोई जानबूझकर ऐसा काम कर रही हूँ? उसने बूढ़े से पूछा, ज़्यादा टाइम लगेगा? बूढ़े ने कहा, नहीं, बस हो गया पुत्र। ऑटो अब तेज गति से चलने लगा। उर्मी बार बार घड़ी देख रही थी और सोच रही थी, एक महाभारत अभी घर में भी झेलनी है। क्या पकाना है? उफ, लेबर जैसी जिंदगी हो गई है। दिन भर रिपोर्टिंग के लिए धक्के खाओ, घर पहुंचो तो डिनर बनाओ। कुछ देर में उर्मी अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही उसकी नज़र सबसे पहले रसोई की तरफ पड़ती है। उर्मी ने कुछ न कहा, एक नज़र रसोई की ओर देखा, एकदम साफ सुथरी। दिन में काम वाली करके गई होगी, तब से किचन में घुसे तक नहीं, इन्होंने सब्जी तक नहीं काटी। हर तरफ मुझे ही मरना है, वह भीतर ही भीतर सोचती रही। बेडरूम की तरफ जाते हुए विपरीत दिशा में हाथ से इशारा करते हुए बोली, वहाँ अंधेरा क्यों है? हम सब बेडरूम में ही थे, सीरियल देख रहे थे, इसलिए वहाँ क्या फ़ायदा बेकार में लाइट। अनुराग के साथ खड़ी बेटी सैफी ने कहा, चलो ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर खाना पकाती हूँ। वह तल्ख होकर बोली, सीरियल देख रहे हैं, बताओ। अब यहाँ पर उर्मी की उस मनोदशा का वर्णन किया गया है जब वो घर पर पहुंचकर देखती किचन बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि अगर कोई किचन में काम करता है तो किचन कैसे दिखता है, थोड़ा सा गंदा दिखाई देता है, जूठा यहाँ वहाँ पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर तो किचन एकदम साफ़ है। तो मन में सोचती है कि काम वाली साफ़ करके गई होगी। देखो अभी तक ये लोग टीवी देख रहे हैं, सब्जी, इनसे ये भी नहीं हुआ कि सब्जी काट कर रख दें। तब उसकी नज़र पास वाले कमरे में पड़ती है जहाँ लाइट नहीं जल रही हो। तो उसकी बच्ची सैफी ने उसे बताया कि वहाँ हम सब यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, वहाँ कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वहाँ की लाइट ऑफ करके रखी गई है। अब उर्मी को और भी गुस्सा आता है और उसके मन में तमाम प्रकार के विचार चल रहे हैं कि देखो, इन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया है, आराम से टीवी देख रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आकर के खाना बनाऊंगी। उर्मी रसोई की तरफ मुड़ गई। एप्रन पहनकर फ्रिज में से सब्जियां निकालकर स्लैब पर रखती हुई खींच से बोली, चाकू कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर रखा होगा। बेडरूम से अनुराग की आवाज़ थी। इनसे छोटी छोटी मदद की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। वह झल्लाहट में पैर पटकती डाइनिंग टेबल तक पहुंची। यहाँ कहाँ रख दिया अंधेरे में? कोई चीज़ जगह पर नहीं मिलती। वह बड़बड़ाई और दीवार तक पहुंचकर लाइट का बटन दबा दिया। रोशनी होते ही उसने टेबल पर देखा तो भौचक्की रह गई। वहाँ खाना बना रखा हुआ था, डोंगा, सब्जी और कैसरोल। उसने जल्दी से डोंगे का ढक्कन हटाया और देखकर ढक दिया। अब इस पैराग्राफ में एक छोटा सा ट्विस्ट लेखक ने रखा है, यह कि किस तरह से उर्मी जो है वो एकदम खीज में, बौखलाहट में, चाकू की तलाश में जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है और लाइट जलाती है, देखती है वहाँ पर तो खाना तैयार है, सब कुछ एक तरीके से सजा सवरा रखा हुआ है। यह देख करके उसके मन में जो अब तक दो विपरीत भावनाएं थी, उन दोनों विपरीत भावनाओं को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। अब तक उसके मन में क्या थी? झल्लाहट थी, खीज थी, अपने पति के बारे में नकारात्मक सोच थी। लेकिन जैसे ही वह डाइनिंग टेबल पर आती है, लाइट जलाती है, वैसे उसका विचार जो है बदल जाता है और उसे अपनी सोच के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इस सीन को लाइव देखने के लिए वे तीनों बेडरूम से निकलकर डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो गए। उन्हें पास देखकर उर्मी बुरी तरह झेप गई।
हथेलियों से मुंह छिपाती वह दुबक कर बैठ गई। वे तीनों जोर जोर से हंसते ताली बजाते उसे घेर कर खड़े हो गए। छोटा मौका देखकर माँ से चिपक गया और तुतलाता हुआ बोला, मम्मा हमने बना दिया। इतनी रात हंसी की आवाज़ दूर दूर तक जाती रही। मैं भी क्या सोचती रहती हूँ। उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। शर्म से उसके गालों पर लालिमा फैल गई। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जो पति है या घर के अन्य सदस्य हैं वो और घर के इस तनावपूर्ण वातावरण को खुशनुमा माहौल में बदल सकते हैं। और वो कैसे? बस समय के अनुसार थोड़ी सी मदद करके, घर के अन्य सदस्यों की थोड़ी सी मदद करके घर के माहौल को खुशनुमा माहौल में बदला जा सकता है। अब तक उर्मी के मन में जो अपने पति के बारे में नकारात्मक सोच थी, अचानक कैसे वो सकारात्मक में बदल गई जब वह घर पहुंचती है और घर में उसकी सोच के विपरीत उसे घर का माहौल मिलता है। उसका सारा का सारा काम पूरा हुआ मिलता है तो खुद ब खुद घर का माहौल कैसा होता है? खुशनुमा हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यही है कि गृहस्थ जीवन में पति को भी अपनी पत्नी के कार्यों में हाथ बटाकर उसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कार्य का अत्यधिक बोझ ना हो।